नमस्कार दोस्तों। वीकली करंट अफेयर्स की जो क्लास है हमारी उसमें आप सबका स्वागत है। आज का वीडियो थोड़ा सा अलग है। उसका कारण ये है कि चूंकि जो वीकली करंट अफेयर्स का हम सेशन चला रहे हैं उसमें हम थोड़ा सा लेट हैं। लेट है मतलब लगभग 10 दिन लेट है। तो अब उस लेट को कैसे दूर करा जाए तो हमने एक पैटर्न बनाया है कि 15 दिन के करंट अफेयर्स को दो वीडियो में रैंडमली, एक आज अपलोड होगा आपको वीडियो, एक कल अपलोड होगा। तो 28 से 4 दिसंबर और 5 से 11 दिसंबर मिक्स रहेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि 28 से 4 में पहले सेशन में आएगा, मिक्स है। मतलब हम ये माने 28 नवंबर से 11 दिसंबर के बीच के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिक्स मिलेंगे और दो पार्ट्स में होगा। जिससे कि आज 14 दिसंबर है, कल 15 दिसंबर को आपको यानी 11 दिसंबर तक का करंट अफेयर्स आपका अपडेट हो जाएगा। फिर हम 12 से 17 यानी अब 18 या 19 तारीख को, 12 से 17 यानी मे भी जो वीक अब हमारा चलेगा उसमें 2 दिन के बाद आपको वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अब जो नेक्स्ट करंट अफेयर्स आएगा वो 12 तारीख से शुरू होकर 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 12 से 18 का रहेगा। तो जो 20 तारीख को संभवतः जो है वो अपलोड होगा। तो इस तरह से अब ये कहानी आपकी बिल्कुल एक रिदम में चलेगी और उसमें जो है वो अगर कहा जाए आपको बेहतर चीजें मिल पाएंगी। तो यदि आप चैनल पर पहली बार हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कंटेंट को या ये जो थंबनेल है इसको या स्क्रीन को देखकर जज मत कीजिए। है ना, वीडियो को कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन जरूर देखिए। 4 या 5 क्वेश्चन देखेंगे तो आपको नेचर समझ पड़ेगा कि मैं क्या पढ़ाना चाह रहा हूँ आपको और किस अप्रोच से पढ़ाना चाह रहा हूँ और करंट अफेयर से कैसे सब्जेक्ट आपका तैयार कराने की कोशिश कर रहा हूँ। और इतना प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आपके पूरे सब्जेक्ट अच्छे से तैयार हो जाएंगे अब इस सेशन में। और चैनल को अब तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए क्योंकि अब हो गया है मेरा एफएसओ का बैच एंड। तो अब जो है वो मैं कुछ सब्जेक्टिव जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एमपी की ट्राइब्स, कल्चर आदि के ऊपर भी वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो उससे आपको कम से कम एक रिदम में चीज़ें मिलेंगी। और बहुत अच्छा पेपर आया है एफएसओ का। उम्मीद जो हमने करी थी हमारी टेस्ट सीरीज से लगभग वैसा के वैसा ही पेपर पूरा के पूरा बना। और अप्रोच जो हम सोच रहे हैं उसी पर बना है, तो अब हम उसी अप्रोच पर चल रहे हैं तो सही चल रहे हैं। चलिए तो शुरू करते हैं इस वीक के करंट अफेयर्स में। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा मोस्ट टाइम पे आप मान के चलिए कि आपको अगले 1 साल तक ये क्वेश्चन हर एग्जाम में, अच्छे एग्जाम में, यूपीएससी एमपीपीएससी में आएगा। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला, यूनेस्को द्वारा वर्ष 2003 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की सुरक्षा हेतु कन्वेंशन को अपनाया गया, बिल्कुल सही है। पहला, पहले मैं क्वेश्चन रीड कर दूं फिर उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि ये है क्या। दूसरा है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों के यूनेस्को के 20वें सत्र की मेजबानी भारत द्वारा की गई, बिल्कुल सही है। अभी हमारे यहाँ दिल्ली में हुआ था, उसी में जो है दीपावली को इसमें जो है वो शामिल किया गया। तीसरा, वर्तमान में भारत के पास 15 अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है, ये गलत है। क्योंकि अभी तक आप जितनी भी लिस्ट देखेंगे कल तक या 2 दिन पहले तक की, तो सब में 15 मिलेंगे। दीपावली के जुड़ने से अब हो गई है टोटल 16। 2008 से अब तक 16 अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर विरासतें हमारे पास हैं। और चौथा है कि वर्ष 2008 में पहली बार भारत की 3 अमूर्त विरासतों को इस सूची में शामिल किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। अब पहले तो समझते हैं ये कहानी है क्या। तो स्क्रीन के ऊपर आपको एक प्रेस रिलीज दिख रहा है, दीपावली यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल 10 तारीख का। लिखा भी है कि 8 से 13 दिसंबर 2025 तक नई दिल्ली में स्थित लाल किले पर आयोजित 20वें यूनेस्को के अंतर सरकारी समिति सत्र में ये बात कही गई। पहले तो समझिए, अमूर्त मतलब इंटेंजिबल, हर वो चीज जिसे हम छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। हमारी कला, संस्कृति, हमारे नृत्य, संगीत, गायन, जो विचार अंदर से आ रहे हैं ना, वो सब जो है वो इंटेंजिबल होते हैं। एक चित्रकार चित्र बना रहा है ना, तो चित्र तो आप छू सकते हो पर उसके अंदर की जो भाव है उन्हें, तो चित्र इंटेंजिबल एसेट है। एक शिल्पकार कोई शिल्प कला कर रहा है, वो इंटेंजिबल एसेट है उसकी, क्योंकि वो उसके भाव से आ रहा है अंदर से। तो ये जो अगर कहा जाए, भारत के पास इस तरह की इंटेंजिबल एसेट का तो इतना बड़ा खजाना है जितना किसी और, क्या देश, किसी देश के पास होगा क्या, किसी देश के पास होगा? हमारे पास तो इतना जो है वो अगर कहा जाए इसमें बड़ा खजाना। तो पहले तो आपको ये बता दूं, बहुत सारी, जैसे आपको दिख रहा होगा कि ठीक है, जीवन जीने की पद्धति, उसके व्यक्ति से जुड़े ऐसे सभी पहलू जो अतीत को वर्तमान और भविष्य से जोड़ते हैं, सांस्कृतिक विरासत यानी हमारी कल्चरल हेरिटेज ही है ये।
रीति रिवाज, गीत संगीत, नृत्य, लोक परंपराएं, प्रथा, भाषा, बोली, सब कुछ इसके अंतर्गत आती हैं। मूर्त सांस्कृतिक विरासत को हम छू सकते हैं, जैसे मंदिर, दुर्ग, स्मारक, किले, महल, जिसपे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में है। मध्य प्रदेश के अगर आप हैं तो उसमें तीन जो अगर कहा जाए हेरिटेज साइट्स हैं, टेंटेटिव में तो 15 है यहाँ पर। अमूर्त सांस्कृतिक की अगर हम बात करें तो उसके अंदर यही सब कुछ आएगा, रीति रिवाज। तो इसके लिए क्या था, पहले कोई प्रावधान नहीं था। 2003 में पहली बार यूनेस्को को ये सोचने का मौका मिला। उनको लगा कि यार, पूरी दुनिया के अंदर कुछ विचार ऐसे हैं, इनको अगर हमने सहेजा नहीं तो ये अगली पीढ़ियों तक जाएंगे कैसे। है ना, सहेजा नहीं, उस कला को अगर हमने सहेजा नहीं तो कैसे अगली पीढ़ी तक जाएगी। तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो प्रयास करने पड़ेंगे। तो 2003 में जो 32वां आम सम्मेलन था, पेरिस में हुआ था यूनेस्को का, उसमें एक कन्वेंशन अपनाया गया। और इसके बाद अलग अलग देशों ने इसमें अपनी, जो अगर कहा जाए कि अमूर्त धरोहरों को शामिल करने के लिए प्रयास शुरू किए। भारत भी इसमें जुड़ा। और भारत का जो पहला प्रयास हुआ वो हमको मिला 2008 में। और 2008 से अब तक अगर हम इस जर्नी को देखें, ये पूरे आपको याद 2008, 9, 10, लगभग अगर कहा जाए 2023 तक, जब गरबा को इसमें शामिल किया गया तो हमारे पास 15 अमूर्त धरोहर थी। चाहे वो योग हो, चाहे वो नौरोज का त्योहार हो, चाहे वो कुंभ मेला हो, चाहे वो गुजरात का गरबा हो, चाहे वो कलकत्ता की दुर्गा पूजा हो, यहाँ पर अगर कहा जाए, चाहे वो मणिपुर का संकीर्तन हो, चाहे वो लद्दाख में जो है अगर कहा जाए कि जो बुद्धिस्ट मंत्र हैं उनका उच्चारण करने का पद्धति हो, चाहे वो कालबेलिया डांस हो, चाहे वो छऊ डांस हो, जो कि 3 राज्यों में है, झारखंड, उड़ीसा और असम में अलग अलग तरीके से उसको किया जाता है, चाहे वो रामलीला हो, चाहे वो केरल का कुट्टी अट्टम हो, या वैदिक मंत्रों का उच्चारण, या रमन्ना, जो कि आप अगर उत्तराखंड जाएंगे तो वहाँ मुखौटों की सहायता से किया जाने वाला एक नृत्य है, जिसमें केवल और केवल, ठीक है, मुखौटे ही अभिव्यक्ति करते हैं, शब्द अभिव्यक्ति नहीं करते। केवल मुखौटों को देखकर हमको पूरी अभिव्यक्ति मिलती है। ये सब हमारी इंटेंजिबल डेसेट्स हैं, और ऐसी ना जाने कितनी हजारों की तादाद में भारत के हर राज्य के पास अपनी अमूर्त धरोहर है। ये हम सबका दायित्व है कि इन्हें अगली पीढ़ियों तक लेकर जाए। आप इसको ऐसे देखिए, अमूर्त धरोहरों को सहेजना क्यों अनिवार्य है। हम इसको थोड़े से एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले तो हम ये देखें कि अभी जो दीपावली है उसको यूनेस्को की इस अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया। आप में से कौन ऐसा है जो ये नहीं जानता कि अक्टूबर कौन सा मंथ होता है, नवंबर कौन सा मंथ होता है। अगर मैं कहूँ अक्टूबर कौन सा मंथ है तो तुरंत निकलेगा, हाँ साहब जो है वो 10वां मंथ है। नवंबर उन्होंने का 11वां, दिसंबर उन्होंने का 12वां। आप में से कितनों को याद है कि कार्तिक कौन सा महीना होता है। कभी सोचिए, आप में से कितनों को मालूम है कि आषाढ़ कौन सा महीना होता है। हमारे कई रीति रिवाज, जो धार्मिक त्योहार थे, वो इन महीनों में किए जाते थे। दीपावली हमेशा कार्तिक, जो कि 8वां महीना होता है, उसी में आती है। कार्तिक अमावस्या को ही हम दीपावली सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद शुक्ल पक्ष लग जाता है, जिसमें गोवर्धन पूजा, भाई दूज, छठ पूजा, ग्यारस, देवउठनी ग्यारस, तुलसी विवाह, ये सब शुक्ल पक्ष में आते हैं। हमें से कितनों को याद है कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, अंधेरी और उजाली रातें क्या होती हैं। हमें से कितनों को याद है कि हिंदू कैलेंडर के वो 12 महीने जो चैत्र से शुरू होकर फागुन तक जाते हैं, उनके क्रम क्या है। कभी सोचिए ना, क्योंकि हम अपनी अगली पीढ़ी तक इनको ले जाना ही पसंद नहीं कर रहे। शायद यही कारण है कि इन अमूर्त धरोहरों को सहेजना हमारी जिम्मेदारी है। और प्रश्नकर्ताओं ने आजकल ये बेड़ा उठा भी रखा है। आप अगर देखेंगे ध्यान से कुछ पिछले पेपरों में, तो अभी हो सकता है आपको ये पूछ ले कि दीपावली जो अगर कहा जाए किस माह में मनाई जाती है, हो सकता है कि वो कार्तिक, अमावस्या, अगहन, फूस ऐसा लिख दे। हो सकता है कि वो पूछ ले कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक कौन सा माह है, 7वां महीना, 8वां महीना, वो उसके ऊपर ही डिपेंड करता। बट प्रश्न तो हमें अपने आप से करना पड़ेगा। आप सोचिए, सुबह उठ के कल दैनिक भास्कर पढ़िएगा, ऊपर आपको विक्रम संवत की तिथि मिलेगी, पर कितनों ने पढ़ी है कि विक्रम संवत का कौन सा सन चल रहा है। सोच के देखिए ना, कल उठ के देखिए, सुबह अपना दैनिक भास्कर उठाइए, फ्रंट पेज पे ऊपर जो डेट डली है ना, उसमें विक्रम संवत की तिथि, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, कौन सी तिथि है, कौन सा माह है, सब लिखा मिलेगा। जहां तक कि आजकल तो हम शादी के कैलेंडर भी अंग्रेजी में छापने लगे। मैं कैलेंडर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो एग्जैक्टली क्या है कि आमंत्रण या निमंत्रण पत्र से अलग हो गया है ना। अब हम अंग्रेजी में अभिव्यक्ति करने लगे उनकी शादियां, जो अगर कहा जाए उसके अंदर एक अगर कहा जाए जैसे कहा जाए कि प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा हो गया। अब तो उसकी जो गरिमा थी उसको ही खत्म कर दिया हमने।
ठीक है। तो इन सबको हमको सहेजना है। इसीलिए तो अब आपका क्या क्या क्वेश्चंस हो गए हैं ना, पहले तो ध्यान रखिएगा, इसमें 5-6 क्वेश्चन तैयार है। पहला कि यूनेस्को ने ये प्रक्रिया कब शुरू करी? 2003 में। हम कब शामिल हुए? 2008 में। अभी हाल फिलहाल में जो साइट हमारी शामिल हुई है वो है दीपावली, है ना। तो दीपावली के बारे में कई अलग अलग जगह पर अलग अलग आपको कथन मिलेंगे। जैसे रामायण में लिखा है कि भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद लौटे, इसलिए दीपावली मनाई जाती है। अगर हम महाभारत में देखें तो पांडवों के वनवास के बाद लौटने को दीपावली मनाई जाती है। कई जगह अगर कहा जाए, जैसे 24वें जैन लिटरेचर को पढ़ें तो 24वें तीर्थकर भगवान महावीर ने दीपावली के दिन पावापुरी में निर्वाण प्राप्त किया, ये भी है। और देखें तो जैसे तारकासुर के पुत्रों, जिन्हें राक्षस त्रिपुरासुर कहा जाता था, को वरदान मिला था, या आपको होगा त्रिपुरासुर संग्राम। भगवान श्री शिव और जो अगर कहा जाए कार्तिकेय की कहानी, कभी जाइए उज्जैन महाकाल लोक में देखिए, बड़ी प्रतिमा बनी हुई है और उसमें पूरा वो त्रिपुरासुर संग्राम का व्याख्यान का वर्णन अच्छे से किया गया है। ऐसे ना जाने कितने अलग अलग जो अगर कहा जाए मान्यताएं हैं, लेकिन सबका एक ही उद्देश्य है कि हम उस प्रकाश की ओर जाएं। ठीक है। यहाँ पर अगर कहा जाए उस सत्य की ओर जाएं, उस उजाले की ओर जाएं, अपने जीवन को समृद्ध करें। काली पूजा बंगाल में, गोवर्धन अन्नकूट। इसलिए कभी ध्यान से देखिए ना, दीपावली के त्योहारों के अंदर धनतेरस, आप 3 दिन को ध्यान से देखिए। धनतेरस, धन नहीं बरसता, धनतेरस आरोग्यता की बात करती है। धनवंतरी किसके देवता थे? धन के देवता तो नहीं थे ना, आरोग्य, आयुर्वेद। आपका अगर स्वास्थ्य अच्छा होगा तो आप तो कुछ भी कर जाओगे दुनिया में, आपसे ज्यादा तो कौन बलवान होगा? स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी अगर कहा जाए। आदमी के पास अरबों रुपए थे कोविड में, है ना, खर्च करने को तैयार है, कोई बचा ले मुझे। तो तेरस, धनतेरस के बाद अगला त्योहार क्या आता है? नरक चौदस। कभी सुना? नरक चौदस को रूप चौदस भी कहा जाए, तो सौंदर्य से जुड़ा है। सौंदर्य का मतलब क्या है? कि अपने आप को स्वच्छ रखना, साफ रखना, अच्छे आभूषण, अच्छा जो अगर कहा जाए अपने आप को, जिससे अंदर से सकारात्मकता आती है। कोई कहता है ना यार स्नान करने से क्या होता है, मेकअप करने से क्या होता है, कुछ नहीं होता, पॉजिटिविटी आती है यार, कुछ नहीं होता। आपको एक पॉजिटिव फील अपने अंदर आएगा। और उसके बाद दीपावली, और दीपावली के बाद फिर जो हो जारी रातों में त्योहार। अन्नकूट का त्योहार ले लो, शुक्ल पक्ष में तो कई त्योहार है, अन्नकूट का, छठ का। हम ही एक ऐसे देश होंगे जो उगते और डूबते दोनों सूर्य को अर्घ देकर छठ पूजन मनाते। तो ये सब हमारी परंपराएं हैं। मैंने इतना समय इस पहले क्वेश्चन में इसलिए लिया कि कम से कम आप इस चीज को समझें कि कितनी महत्वपूर्ण है। तो ये 16 जो है वो अमूर्त धरोहर है। इसमें मैं पूरा तो नहीं, आप अगर नीचे कमेंट कर देंगे सबके सब ये अमूर्त धरोहर है 16, आप अच्छा सा एक बढ़िया 1 नंबर 1 घंटे का वीडियो बनाइए। और मुझे 10-15 कमेंट मिल गए कि बना दीजिए सर आप, तो ऐसा वीडियो बना दूंगा कि 1 घंटे में आपको पूरी अमूर्त धरोहर समझा दूंगा। फिर भी मैं बता देता हूँ, जैसे कुछ अमूर्त धरोहर है, जैसे कुटियाट्टम है, केरल से जुड़ा हुआ है। वैदिक मंत्रोच्चार मुझे बताने की जरूरत नहीं, रामलीला बताने की जरूरत नहीं, रामण्णा याद रखना क्योंकि उत्तराखंड से जुड़ा है, लकड़ी के मुखौटों से किया जाता है। छऊ के 3 अलग अलग पैटर्न होते हैं यहाँ पर, आपको पता होना चाहिए। झारखंड में सरायकेला, उड़ीसा में मयूरभंज और पश्चिम बंगाल में पुरलिया, ये शैली हैं छऊ की, नृत्य की 3 शैलियाँ। कालबेलिया सबको पता है। ठीक है। मुदे टू जो है अगर कहा जाए राक्षस दरिका के युद्ध की जो है वो कहानी से जुड़ी हुई है। और ऐसे नीचे आप जाओगे तो इसमें एक अनोखी चीज मिलती है कि इन सब इंटेंजिबल एसेट में एक एसेट ऐसी है जिसको हम जो अगर कहा जाए, जो मैंने शब्द बोला था ना कि चित्र जो है वो मस्तिष्क से अंदर से आता है, तो वो है आपके पंजाब के थिएटरों द्वारा जो बनाए जाने वाले पीतल और तांबे के बर्तन। ये 2014 में लाया गया और ये एकमात्र हस्तशिल्प है जो उन 16 धरोहरों में शामिल है। इस तरह से ये आपको पूरी धरोहर है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, यहाँ पर अगर कहा जाए 14, 15 और 16। इस तरह से हम इस बात को समझ पाए कि कैसे जो है वो हम इन धरोहरों को सहेज सकते थे, अपने साथ जोड़ सकते थे। इन धरोहरों का क्या महत्व था, ये एक इंपॉर्टेंट बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज और मैं बताने भूल गया। वैसे तो ये जो है धरोहर है, मतलब विरासतें हैं, इन विरासत के ईयर नहीं पूछेगा, मुझे नहीं लगता कि पूछेगा। बट यूपीएससी में कई बार ऐसा हो जाता है, मैच द कॉलम में आ सकता है, तो उनको जरूर याद करिएगा जो पेयर में, जैसे आपको दिख रहा है कि 2008 में 3 है। ठीक है, वैदिक मंत्र हो गया, फिर उसके बाद जो है वो रामलीला हो गया, फिर कुटियाट्टम हो गया, तो ये 8 का याद रखो। 9 में फिर 1 है तो छोड़ दो अपन। 10 में आपको दिख रहा है यहाँ पर फिर 3 आ गए।
ठीक है। यहाँ पर अगर कहा जाए मुदियट्टू हो गया, कालबेलिया डांस हो गया और छऊ डांस हो गया, मतलब तीनों के तीनों डांस की जो अगर कहा जाए शैलियों से जुड़ा हुआ है, ये हो गया। ऐसे आपको पेयर में याद कर लेना चाहिए, चाहे तो आप स्क्रीन पे रोक के भी कर सकते हो। पंद्रहवीं जो है वो गरबा ऑफ गुजरात, चूंकि ये फाइल जो है वो पिछले साल की है, और अभी इसमें जो दीपावली शामिल हो गया है, तो 16। और याद रखिएगा, बहुत सिंपल सी बात आपसे पूछता हूँ कि अगर हम इनको विरासतों को सहेजेंगे नहीं तो क्या हम याद रखेंगे? मध्यकाल में भारत में सबसे जो बड़ा त्योहार था, दीपावली से भी बड़ा ही होगा, क्योंकि जो बलबन था दिल्ली सल्तनत का शासक, उसने नौरोज का त्योहार शुरू किया। और नौरोज का त्योहार जो है वो पर्शियन जो है अगर कहा जाए डायनेस्टी से या पर्शिया से जुड़ा हुआ था। वहाँ का, वहाँ के राजाओं से भी जुड़ा हुआ था, और वहाँ का ईयरली सेलिब्रेशन अपन बोल सकते हैं। हमने इसमें तो शामिल कर लिया नौरोज के त्योहार को, बट हम में से कितने जानते हैं कि नौरोज का त्योहार कब मनाया जाता है, इस साल कब मना था? नहीं जानते ना। बस यही सब प्रश्नों के उत्तर हमको ढूंढना है। चलिए, तो पहला तो ये हो गया यहाँ पर। फिर जो है वो एक सिंपल सा है कि मैंने दूसरा क्वेश्चन आपको इसलिए ऐसा बनाया है कि आपको प्रश्नकर्ता कैसे प्रश्न पूछेगा। एक तो मैंने समझाने के लिए बता दिया। तो करंट का तो ये हुआ कि 20वें सत्र की मेजबानी किसके द्वारा की गई, भारत के द्वारा। क्या शामिल हुआ, तो दीपावली। यहाँ पर आपको ऐसा एक क्वेश्चन और देगा वो, तो ये मोहिनी अट्टम जैसे इसमें नहीं है, कुंभ मेला है, रामलीला है, गरबा है यहाँ पर, इससे अपन उसको लिंक कर सकते हैं। बाकी अगर आपको लग रहा है कि अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करते हुए समझना है, तो फिर मुझे मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं आपके लिए प्रयास कर लूंगा। जय हिंद। दिसंबर 2025 में मध्य प्रदेश के किस विरासत को जीआई टैग में शामिल नहीं किया गया? पहले तो ध्यान से समझिए, इसमें दो क्वेश्चन उलझे हुए हैं। अभी दिसंबर में 5 हमारे जो अगर कहा जाए जीआई टैग हमको मिले। जस्ट इसके पहले नवंबर में हमको पन्ना का जो हमारा डायमंड है उसको जीआई टैग मिला। तो क्लैश मत करना, वो ये 5 अलग है, वो अलग है। हो सकता है कि वो आपको नियर बाई पॉइंट करके पूछे कि भाई हाल ही में एक साथ दिसंबर में जो 5 जीआई दिए गए उनमें कौन सा शामिल नहीं। तो उनमें खजुराहो का स्टोन क्राफ्ट बिल्कुल है। ऐसे भी आपको, हाँ, ये जरूर याद रखिएगा, जैसे अब अपन स्टोन क्राफ्ट, तो अपने को याद रखना है कि यार ग्वालियर में भी जो अगर कहा जाए स्टोन क्राफ्ट होता है। बैतूल का भरेवा मेटल क्राफ्ट मोस्ट आईएमपी है, एग्जाम में आएगा ही आएगा। क्यों आएगा, उसके पीछे का तर्क अगले क्वेश्चन में है। उज्जैन का पेपर मेशे और ग्वालियर का पत्थर शिल्प, तो इसका जो उत्तर है वो है उज्जैन का पेपर मेशे। क्यों है? देखो, पेपर मेशे की कला उज्जैन में फेमस है। ठीक है, हम ये मानते हैं कि पेपर मेशे की कला जो अगर कहा जाए उज्जैन के अंदर फेमस है। पेपर मेशे का मतलब क्या होता है, पहले तो समझ लीजिए। जो रद्दी होती है, पहले तो क्या होता था, न्यूज़पेपर की रद्दी से बनाते थे, लेकिन आजकल जो अखबार का कागज या जहाँ भी कागज का काम होता है, जो फैक्ट्रीज होती हैं, प्रिंटिंग प्रेसेस, वह जो कागज की कतरन होती है, उस कतरन को पानी में गलाकर लुगदी तैयार करते हैं। और उस लुगदी से पक्षियों की, जानवरों की जो है वो आपकी रिप्लिकास जो है वो बनाई जाती हैं। उज्जैन इसके लिए बहुत फेमस है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एक एग्जाम हुआ था 2022 में, उसमें ये उज्जैन की पेपर मेशे कला पूछी थी कि कहाँ की फेमस है, तो वो उज्जैन की है। बट अभी जो जीआई टैग मिला है वो उज्जैन को नहीं मिला है ना। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, नहीं तो एग्जाम में गड़बड़ हो जाएगी, है ना। खजुराहो का स्टोन क्राफ्ट बिल्कुल सही। छतरपुर का फर्नीचर ऑलमोस्ट मालूम है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के साथ भी हम इसको क्वेश्चन को देख चुके हैं। बैतूल का भरेवा मेटल क्राफ्ट आएगा, क्यों आएगा, वो जस्ट इसके बाद। ग्वालियर का पत्थर शिल्प और ग्वालियर का पेपर मेशे, ये जो क्वेश्चन है सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर मेशे जो मैंने कहा ना कि उज्जैन भी जो है अगर कहा जाए पेपर मेशे कला के लिए फेमस है, इसीलिए ये क्वेश्चन हमारे लिए आ सकता है। प्लस तीन बातें, जीआई टैग यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन कहाँ। अब देखो, जैसे करंट अफेयर्स को पढ़ने से स्टैटिक क्वेश्चन कैसे तैयार होते हैं, पहला तो अपने को दिख रहा है कि ये पूरी कहानी में क्या लिखा है, जीआई रजिस्ट्री चेन्नई, यानी हमको ये समझ पड़ा कि जीआई टैग के लिए जो प्रधान कार्यालय है वो कहाँ है, चेन्नई में है। ये पहला हो गया। दूसरा, एक साथ कितने मिले, 5। तो आपको वहां पर इस तरह से, अब दिसंबर में और कोई एक आध दो और मिल जाए वो एक अलग बात है कि मिल जाए तो, नहीं तो आपको इस तरह से नवंबर और दिसंबर ऐसी कॉपी में बनाना है। नवंबर में जो अगर कहा जाए आपको केवल और केवल जो है वो हीरा लिखना है, और दिसंबर में ये जो अगर कहा जाए ये जो 5 अभी मैंने बताया ये लिखना है। इस तरह से आपको इसको जो है वो अगर कहा जाए फ्रेम करना है, इसमें से कोई क्वेश्चन जो है वो बनेगा। अब भरेवा वाला क्यों बनेगा यहां पर, तो अभी आप देखिए, हाल ही में मध्य प्रदेश के शिल्पकार बलदेव बागमारे को राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनका संबंध किस कला से? तो भैरूगढ़ प्रिंट,
ठीक है, जो उज्जैन के पास भेरूगढ़ है। भरेवा कला बैतूल के पास है, उसको टिगरिया कला भी कहते हैं। भरेवा जाति के द्वारा की जाती है इसलिए भरेवा नाम पड़ गया। गांव का नाम टिगरिया है इसलिए टिगरिया कला भी कहते हैं। बुधनी के लकड़ी के खिलौने और इंदौर के चमड़े के खिलौने, आंसर है भरेवा कला। अब समझिएगा, देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल जो है, यानी कि वस्त्र मंत्रालय है, उसके अंदर जो है अगर कहा जाए कि एक हैंडलूम डायरेक्टेड काम करती है। वो क्या करती है, उसके प्रयासों से या मिनिस्ट्री के प्रयासों से ही भारत में जो आर्ट एंड क्राफ्ट है, मोस्टली अगर कहा जाए शिल्प कला यानी हस्तशिल्प, और जो अगर कहा जाए आपका हथकरघा, इसमें जो लोग बेहतर काम कर रहे हैं उनको हर साल पुरस्कार दिए जाते हैं। बड़ा दुखद ये है कि मध्य प्रदेश की इतनी कलाएं वैश्विक स्तर पर पहचानी जा रही हैं, इतनी, लेकिन हमको अवार्ड ना के बराबर ही मिले। हाँ, ये तो अच्छा है कि बाघ प्रिंट के लिए जो यूनुस यूसुफ खत्री फैमिली है, खत्री फैमिलीज हैं, उनने इसमें काफी अवार्ड्स लिए, इसीलिए हम कई बार बाघ प्रिंट को याद रख पाते हैं कि अच्छा बाघ प्रिंट जो है वो फेमस है। अभी आपको स्क्रीन के ऊपर पोस्टर दिख रहा है कि मध्य प्रदेश की पारंपरिक जनजातीय भरेवा शिल्प कला का विस्तार को राष्ट्रीय पहचान मिली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को नई दिल्ली में मध्य प्रदेश बैतूल जिले के भरेवा शिल्पकार श्री बलदेव बाघमारे को, तो एक तो ये प्रश्न हो गया कि बलदेव बाघमारे का संबंध किससे है, दूसरा हो गया भरेवा कला का संबंध किससे है, तीसरा टिगरिया गांव कहाँ है, चौथा भरेवा कला के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा जिला फेमस है। ये सब प्रश्न हमारे लिए आ गए, उनको ये दिया गया है पुरस्कार, और ये ऐसे भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसी में नीचे एक आर्टिकल लगाया है एमपी जनसंपर्क ने, वो क्या लिख रहे हैं, स्थानीय बोली में भरेवा का मतलब होता है भरने वाला। भरेवा कलाकार गौड़ जनजाति की ही एक उपजाति से संबंधित है जो पूरे भारत में खासकर मध्य भारत में फैली हुई है। धातु ढलाई का कौशल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होता रहता है। भरेवा कला शिल्प परंपरा गौंड आदिवासी समुदाय के रीति रिवाज और परंपराओं से समानांतर चलती है। ये ऐसे भी सतपुड़ा की बेल्ट में गौंड जो ट्राइब है उसकी अच्छी खासी बसावट है। हाँ, तो यहाँ पर आपको जो है वो दिख रहा है कि इसमें जो है अगर कहा जाए अंगूठियां, कटार, गौंड परिवारों की शादी की रस्म की जरूरी कुछ गहने, आध्यात्मिक प्रमुख तांत्रिक आदि, कलाई बंद, बाजूबंद, ये सब जो है वो भरेवा करार में बनाए जाते हैं। इसके पहले पिछले वीक में भी मैंने भरेवा कला के बारे में आपको बताया था। तो भरेवा लोगों की आबादी मुख्य रूप से बैतूल जिले के कुछ स्थलों में केंद्रित है जो राजधानी भोपाल से 180 किलोमीटर की दूरी पर है। श्री बलदेव को भरेवा कारीगरों की घटती संख्या में बढ़ोतरी की। उन्होंने अपनी लगन से बैतूल के टिगरिया गांव को शिल्प ग्राम बना दिया और भरेवा परिवारों को इस अनोखी कला और शिल्प कला के लिए पहचान मिली। इस प्रकार अभी तो आप ट्राइफेड पे चले जाओ, जो ट्राइबल कम्युनिटीज के प्रोडक्ट होते हैं इनकी मार्केटिंग के लिए ट्राइफेड नाम की एक एजेंसी काम, उस पे भी आपको भरेवा कला, टिगरिया कला के बहुत सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे। एक्चुअली देखिए, भरेवा कुछ और नहीं, पूरे भारत में ये कला प्रसिद्ध है, और इसका जो ओरिजिन है वो तो हड़प्पा सभ्यता से है। उसको टेक्निकली भारत के दूसरे क्षेत्रों में जो अगर कहा जाए ढोकरा आर्ट कहा जाता है। ठीक है, वही भरेवा है और कुछ नहीं है, ढोकरा ही। इसमें अलग अलग लोहे को छोड़कर बाकी जो धातु है तो इससे मिश्र धातु बनाते हैं, जिसमें जैसे तांबा है, टिन है, कांसा, इन इनसे बनाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है। और उस मिश्र धातु से पहले तो इसमें क्या होता है, ये लॉस्ट एंड वैक्स पैटर्न पे बनने वाली मूर्तियां होती हैं। ठीक है, लॉस्ट एंड वैक्स का मतलब है वैक्स से, जो नेचुरल वैक्स होता है उससे पहले एक रिप्लिका तैयार की जाती है, उसे मिट्टी से कवर किया जाता है, उसको गर्म किया जाता है, वैक्स जो है वो पिघल कर अलग हो जाता है, उसमें फिर मिल्ट करा हुआ वो मिश्र धातु डाला जाता है, तो उसकी रिप्लिका तो बड़ा सुंदर चित्र आता है। इसलिए उसके ऊपर वो वैक्स का जो अगर कहा जाए जो बारीक बारीक काम होता है वो भी दिखाई देता है, थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। तो आपने कभी मोहनजोदाड़ो का वो कांसे की डांसिंग गर्ल देखी होगी, नृत्य करती हुई, जो कमर पे ऐसे हाथ रखे नृत्य करती हुई मूर्ति, आपको दिखता है कि वो आभूषणों की इतनी बारीकी उस समय उन्होंने कैसे कौन से औजार रहे होंगे, क्योंकि वो तो लोहे से परिचित ही नहीं थे। अगर हमें धातु के ऊपर बारीक काम करना है तो उसके लिए हमको लोहे के औजारों की जरूरत होगी। लोहे से तो परिचित ही नहीं थे वो लोग, थे केवल केवल तांबा और टिन जैसी धातुओं से परिचित थे, क्योंकि वो कांसे का काम कर रहे थे, तो तांबा और टिन से मिलकर कांसा बनता है। ठीक है, कांसा कोई धातु नहीं है, कांसा एक मिश्र धातु है, एलॉय, जिसको ब्रॉन्ज कहा जाता है। तो उस समय से ढोकरा आर्ट है, वही ढोकरा आर्ट भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग पहचान बना रहा है। हमारे राज्य में भरेवा के नाम से जाना जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। अगला है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नवंबर 2025 में निम्नलिखित में से किस संस्था के 75 वर्ष पूरे होने पर हीरक जयंती समारोह का आयोजन किया गया। एनटीपीसी 50 साल पूरे हुए हैं ना, अभी हम पढ़ चुके हैं एनटीपीसी, एनएसपीसी,
कोल इंडिया लिमिटेड, ये जितनी महारत्न कंपनियां हैं बड़ी, जैसे एनटीपीसी है, कोल इंडिया लिमिटेड है, ये अभी 50 साल पूरे कर रही हैं, क्योंकि 1975 में इनकी स्थापना हुई थी, तो ये अलग हो गया। एनसीसी नहीं है। स्काउट गाइड के और आरएसएस के तो 100 साल हो गए, 1925 से 2025। तो आंसर इसका स्काउट्स एंड गाइड हो सकता है कि सेम क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाए। तो आपको याद दिख रहा है कि भारत के राष्ट्रपति ने भारत स्काउट एंड गाइड्स के हीरक जयंती समारोह का के समापन समारोह को संबोधित किया। लिखा हुआ है कि इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि यह गर्व की बात है कि पिछले 75 वर्षों में भारत स्काउट गाइड्स की युवाओं को मार्गदर्शन कर रही है और उन्हें राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदार बनाने के लिए प्रेरित कर रही। हो सकता है कि आप में से भी किसी ने अपने, जो अगर कहा जाए एकेडमिक्स के दौरान जब आप पढ़ रहे होंगे, तो स्काउट या गाइड में, जो स्काउट गाइड में जो है वो भाग लिया होगा। इस नजरिए से अगर कहा जाए, आपको ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आप इंटरनेट पर भी जाएंगे तो स्काउट गाइड 75 ईयर, तो वो आ जाएगा। डेट कभी भी नहीं आती ऐसे, हालांकि यही पूछ लिया जाता है कि कितना जो है वो, अगर कहा जाए समय जो है वो हो गया, ये पूछेगा। डेट मतलब उसको डेट से जो अगर कहा जाए सीधा सीधा कोई सरोकार होता नहीं, और वो पूछता भी नहीं डेट, यानी इस तरह के डेट वाले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप मान के चलिए बहुत से ज्यादा, बहुत आईएमपी है, बहुत से ज्यादा, क्योंकि कोई भी अगर हम इंडिजीनियस काम कर रहे हैं, इंडिजीनियस का मतलब है कि हमने कुछ अपना खुद का जो अगर कहा मतलब ऐसा करा है जिससे हम वैश्विक स्तर पर अपनी एक ताकत जो है वो बता सकते हैं, तो फिर एग्जाम वाले को भी जो है वो प्रश्न करने का मौका जो है मिलता है। हाल ही में नौसेना में शामिल की गई नीलगिरी श्रेणी प्रोजेक्ट 70A, ये मैंने दो क्वेश्चन, इसलिए मैंने हमेशा अपनी आप मेरी कभी कोई, आपको लगता है अगर किसी ने ली हो तो वो अच्छी बात है, नहीं तो मेरी कोई टेस्ट सीरीज लेके देखिए आप, पीएससी की या किसी भी एग्जाम की या वन डे के एग्जाम की, आपको समझ पड़ेगा। मैं टेस्ट भी, यही बच्चे कहते सर हमारे नंबर नहीं आते टेस्ट में, मैं कहता क्वेश्चन समझो तो कि क्या है। उस क्वेश्चन में भी हमारे दो क्वेश्चन है। पहला वो अगर कहा जाए कि वो पूछ रहा है तारागिरी क्या है, और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रोजेक्ट 70A का संबंध किससे, इसलिए हमने वो नीलगिरी के कोष्टक में प्रोजेक्ट 70A जो है वो लिखा कि तारागिरी निम्नलिखित से क्या है। परमाणु सबमरीन, इंडिजिनियस जो है वो एडवांस स्टेल्थ फ्रिगेट, ठीक है, इंडिजिनियस टारपीडो, इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर, है ना। तो ये है स्वदेशी उन्नत स्टील फ्रिगेट, यानी कि ये टेक्निकली अगर कहा जाए छुपने का गुण जानती है। रडार इसको डिटेक्ट नहीं कर सकता। समुद्र के नीचे होती तो हम सोनार की बात कर रहे होते, अगर ये सबमरीन होती तो हम रडार की जगह सोनार शब्द प्रयोग करते। ऊपर है तो हम रडार ही प्रयोग करेंगे। स्टेल्थ है, छुपने का गुण है उसके अंदर अगर कहा जाए। तो इसके लिए आपको दिख रहा होगा चौथी नीलगिरी श्रेणी प्रोजेक्ट 17A। अब आपको ये तो एक क्वेश्चन यही हो गया, जैसे आपसे पूछे कि नीलगिरी क्लास क्या है, आपको ये समझ पड़ गया कि भाई फ्रिगेट को तैयार करने के लिए हमने जो है वो इसको नीलगिरी को जो है वो लिखा है। नीलगिरी क्लास के अंतर्गत ही कई जगह कहा जाए फ्रिगेट तैयार किए गए, जैसे हिमगिरी, उदयगिरी, नीलगिरी, ये सब जो है। और आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज प्रोजेक्ट 70A, क्या प्रोजेक्ट 70A जो अगर कहा जाए सबमरीन के लिए है, क्या प्रोजेक्ट 70A जो अगर कहा जाए शिप्स के लिए, एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए, वो मतलब ऐसे कुछ भी पूछ सकता है यहाँ पर अगर कहा जाए। तो हमको ये समझ पड़ा कि अच्छा हाँ यार, ये प्रोजेक्ट 17 की जो कहानी है ये फ्रिगेट से संबंधित है, हमारे यानी युद्ध पोतों से संबंधित है, कोई युद्ध पोत इसमें जो अगर कहा जाए हम प्लान कर रहे होंगे। तो जैसे लिखा हुआ है कि नीलगिरी श्रेणी, ये खुद प्रेस रिलीज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, नीलगिरी श्रेणी प्रोजेक्ट 70A का चौथा और मजगांव डॉक शिप बिल्डिंग लिमिटेड द्वारा निर्मित तीसरा जहाज तारागिरी 28 नवंबर 2025 को एट, ठीक है, अगर कहा जाए AMDL मुंबई में भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है, जो युद्धपोत डिजाइन और निर्माण आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है ना। अब ध्यान से देखिए, प्रोजेक्ट 17A के फ्रिगेट बहुमुखी मिशन प्लेटफॉर्म है, जिसमें समुद्र क्षेत्र में भविष्य की चुनौतियों के लिए डिजाइन किया गया है। तारागिरी पूर्व आईएनएस तारागिरी का एक नया रूप है, जो अगर कहा जाए मतलब युद्धपोती है। बाकी तो स्टोरी मुझे नहीं लगता कि हमारे लिए कोई जो है वो काम की है यहाँ पर। इस तरह से हमें ये बात समझ पड़ती है हमको, जो अगर कहा जाए कि प्रोजेक्ट्स के बारे में, जैसे लिखा है युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन युद्धपोत निरीक्षण दल की देखरेख में निर्मित P-70A फ्रिगेट स्वदेशी जहाज डिजाइन स्टेल्थ उत्तरजीविता युद्ध क्षमता से जुड़े हुए हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जा सकता। दूसरा एक और चीज, हमेशा आप एक इमेज
पढ़ाई के अंदर आपका रिवीजन बहुत जरूरी है। जैसे ऊपर पहली लाइन में क्या लिखा है, मझगांव डाक शिप बिल्डिंग लिमिटेड। अब अपना दिमाग तुरंत चलना चाहिए कि यार मझगांव की बात हो रही है, यानी हम कहाँ पहुंच गए, मुंबई में पहुंच गए। और ये ब्रिटिश इंडिया के दौरान, ठीक है, शुरू किया गया सबसे चर्चित अगर कहा जाए डॉकयार्ड है, सबसे चर्चित जो अगर कहा जाए शिप बिल्डर डॉकयार्ड। ठीक है, डॉकयार्ड कहना डॉक है। 1934 में इसको शुरू किया था। ठीक है, फिर उसके बाद तो हमने अपने तो बनाए यहाँ पर अगर कहा जाए, फिर मतलब अगर कहा जाए कि ये है तो हाँ। और ब्रिटिशर्स के समय के जो दो सबसे पुराने डॉकयार्ड, मतलब शिप बिल्डर यार्ड है, उनमें एक है गार्डन रिच और दूसरा है मझगांव। गार्डन रिच तो इतना पुराना है आज भी कि आप सोच नहीं सकते। आप खुद सोचिए, जैसे एक सिंपल सी लॉजिक है, अगर आपको केवल इतना पता है कि गार्डन रिच शिप बिल्डर इंजीनियरिंग लिमिटेड भारत के सबसे पुराने शिप बिल्डिंग जो अगर कहा जाए उससे जुड़ा हुआ है। अब आप सोचिए, अंग्रेजों ने समुद्री क्षेत्र को सबसे पहले कहाँ से नियंत्रित किया, उनकी 1800 के आसपास वो कहाँ से ऑपरेट करते थे। आपका दिमाग जाएगा कि साहब वो जो है वो अगर कहा जाए कलकत्ता के आसपास से ऑपरेट करते थे। तो गार्डन रिच कलकत्ता में है तो क्यों है। ठीक है, मतलब अगर हम उसके उस आंसर को ढूंढने की कोशिश करें एग्जाम में, अगर हमें ये मालूम है कि अंग्रेजों ने कहाँ से, तो अंग्रेज कहाँ से चले होंगे, मुंबई से चले होंगे अंग्रेज जो है कलकत्ता से। पहले कहाँ चले, पहले ठीक है कलकत्ता, फिर कलकत्ता से कहाँ आए, मुंबई। आप खुद देखिए अगर कहा जाए, फिर अंततः जो अगर कहा जाए कि 1900 के बाद की कहानी, 1911 में आपको याद ही होगा कि वो दिल्ली दरबार के आयोजन में राजधानी को दिल्ली जो है वो ट्रांसफर किया गया, कलकत्ता से जो है वो दिल्ली की घोषणा की गई। उसके बाद तो कहानी है ही। तो दोनों की अगर मैंने नाम बोले तो जैसे 19 जो अगर कहा जाए 34 का, 18, अब मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं अभी आ रहा उसका कि क्या है, गार्डन रिच का शायद 1880 84 ऐसे कुछ है। आप खुद भी मतलब देख सकते हो, ढूंढ सकते हो, तो उसमें इंटरनेट पर भी ढूंढोगे तो मिल ही जाएगा। तो ये एक अप्रोच वाली चीज होती है कि यार कहानी कैसे चल रही है, क्या चल रही है, कब से चल रही है, वो सब रिजल्ट्स में आती हैं चीजें। आपदा प्रबंधन पर विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन 1 लाइन का है, अंदर जाने की जरूरत नहीं है ना, डिजास्टर मैनेजमेंट पे देहरादून में है यहाँ पर। और इसमें यही बात की गई कि जो अभी देखिए आपदा प्रबंधन पर वैश्विक स्तर पर अभी जो काम चल रहा है पूरी दुनिया में, वो एक जापान का एक फ्रेमवर्क है जिसको बोलते हैं सेंडाई फ्रेमवर्क, है ना। वो 2015 से 2030 तक, जैसे अपन एसडीजी पढ़ते हैं 17, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 में हमारी क्या रणनीतियां होंगी, है ना। पहले हमने लेकर आया मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, वो 2000 से 2015 तक चलते रहे। फिर वो मिलेनियम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल खत्म जैसे ही हुए तो फिर हम लेकर आ गए सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऐसे ही डिजास्टर के क्षेत्र में हमें क्या रणनीति अपनाना चाहिए, हमारी नीतियां कैसे होना चाहिए, पॉलिसी मेकिंग में क्या चीजों को शामिल करना चाहिए, इसके लिए बनाया गया सेंडे फ्रेमवर्क। आप कभी भारत सरकार की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का आधिकारिक वेबसाइट पर जाओगे, उसमें भी उनके डॉक्यूमेंट्स में सेंडे फ्रेमवर्क की छवि दिखती है। आप में से अगर किसी ने जैसे सपोज मान के चलिए सुना ही ना हो, तो मैं एक सेंडे फ्रेमवर्क का वो दिखा देता हूँ आपको, है ना। योकोहामा फ्रेमवर्क, सेंडे फ्रेमवर्क, ये सब फ्रेमवर्क हैं। एक सेकंड देखिए, अभी मैंने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का वेबसाइट खोला, है ना। अगर आप इसमें अभी जो लेटेस्ट हमारा जो है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है, जैसे सपोज हम यहाँ से चले गए और इस प्लान पर हमने यहीं से इस प्लान को खोला। ये प्लान राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुरूप है। लेकिन इस प्लान के अंदर जो भी बातें हैं वो सेंडाई फ्रेमवर्क को फिट करते हुए चल रही हैं। जैसे अभी सरकार 10 इसमें 10 पॉइंट एजेंडे के ऊपर काम कर रहा है। लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे, लिखा नहीं कि 2016 में नेशनल डिजास्टर जो कि एनडीएमपी दुनिया में पहली बार राष्ट्रीय योजना थी, यानी डिजास्टर मैनेजमेंट में पहला प्लान था जो स्पष्ट रूप से सेंडाई फ्रेमवर्क के साथ जुड़ी हुई थी। एक बार फिर वैश्विक नेतृत्व में संशोधित योजना 2015 के बाद, क्योंकि सेंडाई फ्रेमवर्क तो 2015 का है। तो इस तरह से अगर हम यहाँ इस सेंडाई फ्रेमवर्क को सिंपल सर्च करें तो हमें ये पता चलता है कि आपदा प्रबंधन के ऊपर इस समय दुनिया में सभी देश जो भी है वो 2015 से 30 की इस, ये दिखा है संडे आपदा जोखिम न्यूनीकरण। देखो मैंने हमेशा ये चीज पहले भी बताई, डिजास्टर को आप खत्म नहीं कर सकते, डिजास्टर केवल मिटिगेट हो सकती है, उसका रिडक्शन हो सकता है। आप सोचो कि आप कहो कि मैं आपदा को खत्म कर दूंगा, आपका क्वेश्चन ही काट देगा पेपर से, ड्राफ्ट में मेंस में लिख दिया। जैसे भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता, आपदा खत्म नहीं होती, न्यूनीकरण कर सकते। कैसे कर सकते हो, उसके बहुत सारे पैटर्न है। अब हम एक दूसरे के साथ जुड़ ही गए हैं।
और आपके कमेंट अच्छे आते हैं तो अब मेरा भी मन करने लगा कि थोड़ा सा मैं पीएससी के अप्रोच बेस्ड या दूसरे जो जनरल स्टडी के अप्रोच बेस्ड टॉपिक्स आपको यूपीएससी पीएससी पैटर्न पे पढ़ाना शुरू करूँ, क्योंकि उसकी ज़रूरत है आपको। तो ये इसमें यही सब बातें हुई, यानी इसके अंदर कि आपदा प्रबंधन पर हमने क्या किया कैसे किया, तो वो हमारे लिए नहीं है इतना इम्पोर्टेंट। एक लाइन थी वो संडे वाली मैंने बता दी, बाकी कहाँ हुआ ये अपने को याद रखना। प्रथम फीफा शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया, अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। ये तो यूट्यूब पे इतनी रीलें हैं इस समय, इतना मीम्स और रील, कि भाई डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि उसको शांति पुरस्कार मिल जाएगा, नहीं मिला। तो फीफा चूंकि 2026 में फीफा, हाँ इससे एक रिवीजन का क्वेश्चन करंट अफेयर से ही हो गया कि भैया फीफा जो मेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप है वो 2000 जो अगर कहा जाए 26 में जो है वो अमेरिका उसके अंदर एक हिस्सेदार है। हम ये हमको इससे समझ पड़ा क्योंकि ये इवेंट इसी से जो है वो जुड़ा हुआ है। तो उसमें जो है वो एक नया अवार्ड शुरू किया गया, फीफा पीस अवार्ड, और उसमें जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो ने कहा कि साहब मैं खुद ही ले लेता हूँ तो उन्होंने खुद ही इसको जो है वो ले लिया। इस प्रकार डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हमारे लिए यहाँ पर हो गया। इसमें दो क्वेश्चन हमारे जो है वो तैयार हो गए। पहला जो क्वेश्चन हमारा तैयार हो गया कि भाई जो फीफा का, यानी आपको ये क्वेश्चन हो गया कि जो फीफा वर्ल्ड कप जो है, वर्ल्ड कप जो है वो 2026 वो तीन देशों में होना है। एक होना है यूएसए, ठीक है, दूसरा होना है कनाडा, और तीसरा होना है जो अगर कहा जाए मैक्सिको। इसमें से एक रिवीजन तो अपना ऐसे ही हो गया अमेरिका का, वो याद ही रहेगा। बाकी दो आप जो है वो उससे जुड़े हुए याद कर लेना, है ना। तो जो टेक्निकली अब क्या रिजल्ट्स होंगे जून में होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा वो देखा जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा है। अगला मैंने क्वेश्चन एक अप्रोच बेस्ड बनाया। आपको मालूम होगा कि अभी मेसी भारत की यात्रा पर आए थे और कलकत्ता गए, और वहां पर स्टेडियम में अनियमितताएं भी देखी गई, और वहां जो आयोजक था उसको अरेस्ट भी किया गया। मैंने क्वेश्चन बनाया आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें इतनी चीजें लिंक हैं कि आप सोच नहीं सकते। पहला, लियोनेल मेसी की 70 फीट ऊंची प्रतिमा कलकत्ता में स्थापित की जा रही है। जब ये मैंने पेपर सेट कराया तब की जा रही थी, अब की जा चुकी है यानी आज ये 11 तारीख तक की स्थिति में, आज 14 को हम बात कर रहे हैं तो की जा चुकी है। दूसरा, महाराष्ट्र में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट महादेव प्रारंभ किया गया। ये अगर कहा जाए बच्चों में फुटबॉल की जो कैपेसिटी है या उनकी क्षमताएं फुटबॉल से जुड़ी हुई उसको बढ़ावा देगा। 30 लड़के 30 लड़कियां इसमें तैयार किया जाएंगी, ज्यादा अंदर वाला क्वेश्चन है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और क्यों इंपॉर्टेंट है पहले तो एक छोटी सी स्टोरी सुनिए। आज क्लास खत्म होने के बाद यूट्यूब पे जाइए, और गोलमाल एक फिल्म बनी थी बहुत पहले ना, गाना था ना उसमें, आने वाला पल जाने वाला है ना, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। उसमें एक सीन आता है कि हीरो इंटरव्यू के लिए जाता है उत्पल दत्त के पास, और जब वो इंटरव्यू देता है तो वो उनसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। वो पूछते हैं कि क्या तुम ब्लैक पर्ल के बारे में जानते हो। वो बोलता है कि हाँ, मोती भी काला होता है, पहली बार मैं सुन रहा हूँ। तो बोलता नहीं नहीं नहीं, महान फुटबॉलर पेले जिन्हें ब्लैक पर्ल कहा जाता है तो उनके बारे में जानते हो। तो वो कहता है कि ज्यादा तो नहीं जानता सर, लेकिन कुछ 50-60 हजार जो अगर कहा जाए पागल जो है, अगर कहा जाए कि दमदम एयरपोर्ट पर उनसे मिलने के लिए कलकत्ता में हजारों की तादाद में दौड़कर स्टेशन पहुंच गए। ऐसा एक उसमें डायलॉग है, देखिएगा सुनिएगा समझ पड़ेगा। कलकत्ता में फुटबॉल की दीवानगी आज से नहीं है, ठीक है, मतलब कलकत्ता फुटबॉल का गढ़ बहुत पहले से रहा। तो नो डाउट ये मूर्ति तो वहीं लगना थी। दूसरा, कि अगर हम देखें तो 1962 में एक ग्लोरियस फेस में हमारा फुटबॉल था, ग्लोरियस फेस में। ग्लोरियस फेस में क्यों, क्योंकि एशियन गेम में 1960, ये क्वेश्चन यूनिक क्वेश्चन है, हो सकता है कि आपको ये यूनिक क्वेश्चन एग्जाम वाला पूछ ले। 1962 के एशियन गेम्स में हमने दक्षिण कोरिया को हराकर जो है वो फुटबॉल का गोल्ड जीता था। अगर आप इंटरनेट पर एक कीवर्ड से इसको टाइप करें या सर्च करें, यहाँ पर अपन इसको एक प्रश्न के रूप में सर्च करते हैं यहाँ पर, 1962 एशियन गेम फुटबॉल विनर टीम, इंडोनेशिया में ये हुआ था। और इसमें अगर हम इससे इंटरनेट के एआई से सर्च करें तो हमें एक बड़ा, मतलब अगर कहा जाए प्राउड फील करने वाला मोमेंट मिलता है। इंडिया वॉन द फुटबॉल गोल्ड इन 1962 एशियन गेम इन जकार्ता, ठीक है, यहाँ डिफॉल्टिंग द साउथ कोरिया इन 2-1, ठीक है, और मेमोर फाइनल गोल फ्रॉम द पीके बैनर्जी, महान फुटबॉल। अब नाम में दिख रहा है पीके बैनर्जी, बैनर्जी कोई मुझे बताने की जरूरत है क्या कि कहाँ से जुड़ा हो सर। अभी 2000 में 2020 में उनका निधन हुआ,
पीके बनर्जी को, बहुत बड़ी हस्ती थे। मतलब अगर कहा जाए फुटबॉल में तो एक बहुत बड़ा नाम थे। तो ये हमको समझ पड़ता है कि आप यहाँ से अगर पीके बनर्जी के बारे में देखो, ये बहुत बड़ी हस्ती थे, है ना। दिख रहा है ना कि मार्च 2020 में कोविड के समय हमारे बीच नहीं रहे, एक जाने माने अगर कहा जाए महान फुटबॉल खिलाड़ी। इस तरह से हमें ये समझ पड़ता है कि इस क्वेश्चन के अंदर ये भी एक इंपॉर्टेंट है। और अंडर 2017 में अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप का विजेता भारत था, बिल्कुल गलत। 2017 में हमने अंडर 17 फुटबॉल वर्ल्ड कप अगर कहा आ जाए का आयोजन कराया। ठीक है, भारत में, मतलब जैसे कोई पूछे कि भाई जो है वो हुआ कहाँ आयोजित, तो भारत में हुआ, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर कहा आ जाए तो इसमें कोई भी स्टोरी आप विकिपीडिया से उठा लो या कहीं से भी अगर कहा आ जाए कि इसके अंदर आप इवेंट लिख दो या फाइनल लिख दो, जो भी आपको लगता है तो आपको ये मिल जाएगा, है ना। तो ये आपको दिख रहा है कि फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप इंडिया 2017 इंडिया, है ना। फाइनल सॉ द इंग्लैंड डिफाइट द मैच इन द कोलकाता, यहाँ भी वो कलकत्ता आ गया। मैंने आपको वो इवेंट लिंक करे जो एग्जाम में सरप्राइजिंग आते हैं। 1962 में किसने एशिया में, आप सोचिए कि ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि अब आप वहां एग्जाम हॉल में 26 में पीएससी का एग्जाम दे रहे हो या कोई वनडे एग्जाम दे रहे हो, आप कह रहे हो साला 2017 का क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या है पेपर सेटर। अरे 17 का नहीं पूछ रहा है, वो इवेंट लिंक करना है कि क्यों हम कलकत्ता ही क्यों जा रहे हैं, हम क्यों जो अगर कहा जाए कलकत्ता में ही जो अगर कहा जाए दौड़ लगा रहे हैं। तो वो लिंक होती हैं चीजें, प्रश्नकर्ता भी इस चीज को समझता है और उसी नजरिए से प्रश्नकर्ता का उद्देश्य होता है। करंट अफेयर्स का मतलब नहीं ना कि रट लो, पहले के जमाने में करंट रट लिया। पहले कैसे करंट आते थे, बिल्कुल सिंपल लाइन, जो है फलाना जो है वो किसने जीता। अब क्या होता है, अप्रोच पूछी जा रही भाई। आप करंट को, जो चल रहे घटनाक्रम, उसको अपने अतीत से वर्तमान से कैसे जोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं, है ना। उन चीजों पर आपका नजरिया क्या है, ये आपको याद रखना, मतलब आपको ये नजरिया भी पता होना चाहिए। तो इस तरह से ये कहानी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो आपके लिए बन सकता है। अगला है, रोहित शर्मा से पहले भारत के किस खिलाड़ी ने 20,000 रन पूरे नहीं किए। मैंने इसलिए ऐसा लिया, अभी देखो, अभी तो रोहित शर्मा 20,000 वाले क्लब में शामिल हो गए भारत के, ऐसे टोटल 4 खिलाड़ी। अब वो 4 खिलाड़ी का क्वेश्चन मैंने क्या सोच के बनाया कि इसमें से किसको मैं हटाऊं। कंफ्यूजन कहाँ होता है, देखिए कंफ्यूजन होता है कि इसमें से आप सबसे पहले तो किसको नहीं हटाओगे, सौरव गांगुली, क्योंकि आपको लगेगा सचिन विराट और सौरव तो है ही है। ठीक है, तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो इसमें सौरव गांगुली इस लिस्ट में नहीं है। इसमें राहुल जो अगर कहा जाए द्रविड़ है, विराट कोहली है और सचिन तेंदुलकर है। राहुल द्रविड़ मुझे बताने की जरूरत नहीं, हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर से एक जाने माने क्रिकेट खिलाड़ी, जिन्होंने वैश्विक स्तर पर जो अगर कहा जाए भारत में क्रिकेट में हमारा प्रतिनिधित्व, देश का प्रतिनिधित्व किया। और हमारे लिए अगर आप एमपी से हो तो एक और अलग प्राउड हो जाता है कि चलो अपने स्टेट से भी है। तो ये बेसिक है, ये क्वेश्चन हमको जो है वो पता होना चाहिए। ऐसे 4 खिलाड़ी हैं, 4 खिलाड़ी में सबसे ऊपर है सचिन तेंदुलकर, वो रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं पाएगा जनरली, विराट कोहली, फिर उसके बाद राहुल द्रविड़ एंड चौथे नंबर पे रोहित शर्मा। हाल ही में चर्चा में रहे 3 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा का संबंध किस राज्य से है। आंसर है मध्य प्रदेश, वन लाइन का है। मुझे लगता नहीं कि बहुत बड़ा कोई क्वेश्चन है, लेकिन कुछ कंट्रोवर्सी इस बच्चे के साथ अभी जो है वो इस इवेंट में जुड़ गई, इसके कारण ये न्यूज में आ गया। तो दिख रहा है मध्य प्रदेश के सागर में रहने वाले सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा ने 3 साल की उम्र में शतरंज की दुनिया में खलबली मचा दी। सर्वज्ञ ने वो कर दिखाया जो अच्छे अच्छे खिलाड़ी, ये TV9 भारत जो है उसकी न्यूज लगाई हमने। वाह, वे हाल ही में दुनिया की सबसे कम उम्र के जो अगर कहा जाए रेटेड चेस प्लेयर बन गए हैं। यहाँ पर ये दिख रहा है, गलत तरीके से जिताया मैच, एक स्टोरी नीचे है कि 3 साल में, और अब विवादों के बादल मंडरा रहे हैं। अब वो विवाद क्या है उससे हमें कोई लेना देना नहीं, हमारे लिए है कि बच्चा कहाँ से है क्या है, ये अपने को पता होना चाहिए। फिर हाल ही में मध्य प्रदेश में नक्सलवाद, अब हाल ही में मध्य प्रदेश नक्सलवाद मुक्त मुक्त राज्य घोषित हुआ। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला नक्सलवाद से सबसे अधिक प्रभावित था। तो आपको मालूम होगा कि मध्य प्रदेश का एक ही जिला था जो एक्चुअल क्या था कि भारत सरकार ने नक्सलवाद को खत्म करने के लिए एक रेड कॉरिडोर करके स्कीम शुरू करी, और उसमें भारत के कुछ जिले जो है वो शामिल किए गए। ऐसे भी 31 मार्च 2026 तक की डेडलाइन है भारत सरकार की नक्सलवाद को खत्म करना। इसका भी एक प्रेस रिलीज है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। उसमें जो अगर कहा जाए
कि हमारा ये जिला शामिल था। तो इसका क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आ सकता है। अभी ये अगर कहा जाए पूरी तरीके से नक्सलवादियों ने यहाँ सरेंडर कर दिया तब। एक्चुअली कहानी को, एक सेकंड मैं आपको एक प्रेस रिलीज दिखाता हूँ उसका पहले। तो ज्यादा अंदर तो नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर भी हल्का फुल्का आपको बताता हूँ। जैसे आपको दिख रहा है कि पश्चिम बंगाल में 1967 में नक्सलवाड़ी आंदोलन की शुरुआत हुई, गांव से शुरुआत हुई अपने अधिकारों को लेकर। शुरुआत में अगर हम नक्सलवाद को देखें तो वो जिस उद्देश्य से शुरू किया गया था आंदोलन, वो अपनी जगह ठीक भी था। क्योंकि जमींदार या अन्य समाज के, जो अगर कहा जाए वर्ग के, दूसरे वर्ग के लोगों के, किसानों के, ठीक है, उनका शोषण हो रहा था। उसके लिए और अपने अधिकारों के लिए, अपनी भूमि के लिए आंदोलन शुरू, प्रक्रिया चलती रही। धीरे धीरे नक्सलवाद से माओवाद भी जुड़ा। अभी नक्सलवाद तो पढ़ा नहीं सकता करंट अफेयर्स में, इतना लंबा टॉपिक। लेकिन क्या हुआ कि 2000 के बाद, लगभग 2004-5 में एक नया शब्द भारत में इंट्रोड्यूस हुआ। उसको कहा गया अर्बन नक्सलिज्म। अर्बन नक्सलिज्म का मतलब है शहरी नक्सलवाद। सरकार को पता चला कि नक्सलवाद में अब इनके पास एडवांस हथियार कहाँ से आ रहे हैं, इनके पास एडवांस, अगर कहा जाए कि ये आपके जो ड्रोन है वो कहाँ से आ रहे हैं। तो पता चला कि बाहर से फंडिंग हो रही है, और बाहर से फंडिंग करके कुछ लोग इनके लिए जो है वो एसेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तब जन्म हुआ अर्बन नक्सलिज्म। आप इंटरनेट पर कभी अर्बन नक्सलिज्म पढ़ेंगे तो आपको समझ पड़ेगा कि जो मूल आधार थे नक्सलिज्म के, अपनी जड़ जमीन आदि के अधिकारों को लेकर, वो अधिकारों के लिए शुरुआत में नक्सलवाद बिल्कुल सही था। अगर आपको ऐसा लगता है कि जो शुरुआती नक्सलवाद था उसकी सच्चाई को समझना है तो एक फिल्म देखिए आप। महाश्वेता देवी का उपन्यास है 1084 की माँ। एक ऐसे लड़के की कहानी जो मतलब अगर कहा जाए इनके हितों की, यानी नक्सलिज्म को से जुड़े मुद्दों को प्रचारित कर रहा है, और उसको एक एनकाउंटर में मारा जाता है। और मृत व्यक्ति का कोई नाम तो होता नहीं, तो उसके पैर पे एक टैग रहता है जिसके ऊपर 1084 लिखा रहता है। इसके ऊपर ही वो नॉवेल लिखा है, बहुत प्रसिद्ध नॉवेल है 1084 के बाद फिल्म भी बनी है। जया भादुड़ी ने उस लड़के की माँ का किरदार उसमें निभाया। लेकिन अब नक्सलिज्म, अर्बन नक्सलिज्म आ गया, तो भारत सरकार ने 2004 के बाद इसमें जो है वो तेजी से काम करना शुरू किया। वर्तमान सरकार ने काफी कुछ किया। आप लगातार देख रहे हो, जैसे 2014 में अगर देखा होगा, इंसिडेंट अटैक इन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी जो आर्थिक अधोसंरचना है उसको नुकसान पहुंचाने के लिए 100 अटैक हुए थे, तो 2025 में वो घटकर 25 हो गए। रेड कॉरिडोर स्कीम चलाई गई, मध्य प्रदेश के जिले लगातार कम होते गए। एक ही जिला था जो अगर कहा जाए वो था बालाघाट। आपको दिख रहा होगा 6 जिले हैं। आपको दिख रहा होगा जैसे लिखा, आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू जिला, मध्य प्रदेश में बालाघाट, उड़ीसा के अंदर कालाहांडी, कंधमाल, मलकानगिरी, तेलंगाना के अंदर भद्राद्री, कोलागुंडम, ठीक है, यहाँ पर चल रहा है। और भारत सरकार ने क्रिस्टल क्लीन मैसेज दे दिया है कि अ, एक 31 मार्च 2026 तक ये एग्जाम में भी आपके आ सकता है कि भारत में ये गवर्नमेंट ऑफ, मतलब आप खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रेस रिलीज पढ़ रहे हो अप्रैल का, और लेटेस्ट अगर आप अभी एक दिन पुराना 13 दिसंबर का ना, लाल गली आ रहा है, ये रेड कॉरिडोर स्कीम में नक्सल मुक्त भारत तक निर्णायक उपलब्धि 2014 से 25। काफी कुछ जो अगर कहा जाए सरकार ने किया। ठीक है, वायलेशन भी बहुत कम हुए, आपको दिख रहा होगा। हालांकि प्रत्येक सरकार दूसरी सरकारों से तुलनात्मकता करती है ना, 2004 से 14 और 14 से 24, है ना, तो एक पैटर्न होता है, बट ठीक है। आपसे कोई पूछे ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट का संबंध किससे है, तो छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सलवाद के खिलाफ चलाए गए, जो अगर कहा जाए ऑपरेशन में 27 कुख्यात माओवादी मारे गए। ये ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट है। दूसरा, रेड कॉरिडोर का संबंध, मध्य प्रदेश में कितने जिले थे, और अब मध्य प्रदेश ने वहां पे नक्सलियों ने चूंकि सरेंडर कर दिया है यहाँ पर, इसीलिए अब हम अपने आप को नक्सल मुक्त डिक्लेयर कर चुके हैं। बाकी भारत सरकार प्रयासरत है, और कभी लगेगा तो एक आध छोटी सी स्टोरी के रूप में आपको सुनाएंगे कभी कहानी। अब क्या होता है ना, वही होता है ना, गिव एंड टेक। आप में से कुछ को तो मजा आता है। मैंने देखा, देखो क्या होता है ना, जो कड़वी दवाई होती है वो हमें बीमारियों से बचाती है ना, स्वास्थ्य है ना। जैसे कहते हैं जंक फूड खाने में बड़े, क्योंकि उनमें स्पाइसी बनाने के लिए कई चीजें, जैसे मोनोसोडियम ग्लूटामेट डालते हैं ना अपन, उससे क्या होता है, यमी लगता है, टेस्ट अच्छा लगता है ना। घर के समोसे में वो बात थोड़ी दुकान के में, क्योंकि उसमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट, वो कभी नूडल चाउमीन वाले की दुकान पे जाओ ना, सफेद कलर की शक्कर जैसा वो डालता है, वो है ना, क्रिस्टल जैसा, वो मोनोसोडियम ग्लूटामेट, पर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। तो कई चीजें क्या होता है ना कि बहुत तामझाम से दिखाई जाए तो बहुत अच्छी लगती हैं।
रफ दिखाया जाए तो थोड़ा मजा नहीं आता, लेकिन उनकी भूमिका अलग थी। तो आपको कभी लगता है तो आप बोला करें, तो छोटे छोटे वीडियो हम शुरू करेंगे ही बनाना। बट बच्चे देखते नहीं है वीडियो, तो थोड़ा सा मन भी वो हो जाता है कि किसी को अगर चीजें चाहिए ही नहीं तो फिर जबरदस्ती तो थोपी नहीं जा सकती यहाँ पर। ओवरऑल तो ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट मैंने समझाने की कोशिश करी कि क्या नेचर से है, कैसे अगर कहा जाए कि। और एक और याद रखिएगा, समाधान योजना आप इंटरनेट पे चाहे तो टाइप कर लीजिएगा, उसमें समाधान का फुल फॉर्म, हालांकि योजना पुरानी हो गई पर चूंकि नक्सलवाद अपने अंतिम चरण पर है, इसलिए उस पे क्वेश्चन बन सकता है। नक्सलिज्म समाधान योजना, है ना। अब इसमें आप पढ़ेंगे तो कहीं आपको आर्टिकल्स वगैरह जो है वो मिल जाएंगे, इंटरनेट पे आप ढूंढ लीजिएगा तो आसानी से जो है वो आर्टिकल्स मिल जाते हैं। जैसे ये समाधान का फुल फॉर्म आपको दिख रहा होगा, स्मार्ट लीडरशिप, ठीक है, एग्रेसिव स्ट्रेटजी, मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है। यहाँ पर अगर कहा जाए एडिशनल, अगर कहा जाए एक्शनेबल जो है वो इंटेलिजेंस, डैशबोर्ड बेस्ड केपीआई जो अगर कहा जाए, और ऐसे आप खुद भी ढूंढ कर इसको पढ़ सकते हैं। ये भी नक्सलिज्म को खत्म करने की दिशा में एक कदम है। अब ये जो है ना, हमारे मध्य प्रदेश के जाने माने आईएएस हैं, बहुत फेमस आईएएस, ठीक है, कई जिलों में कलेक्टर भी रह चुके हैं वर्तमान में। अब ये प्रश्न मैंने क्यों लिया, देखो, इंडिगो की घटना में क्या हुआ, कैसे हुआ, अभी क्या है, एक रोज देखो मैंने कहा ना, दो तरीके से समझा करो, एज ए स्टूडेंट और ऐसे अवेयर आम आदमी। अभी तुम स्टूडेंट के हिसाब से सोचो ज्यादा अच्छा है ना, तुमको इंडिगो कैसे उड़ती है, कितने पैसेंजर लेके जाती है, कितने का टिकट आता है, इससे कोई लेना देना नहीं, तुम्हें देखना है कि एक्चुअल मुद्दा क्या है ना। और मुद्दा जुड़ा है डीजीसीए से, तो पहला प्रश्न तो यही हो गया कि डीजीसीए नामक संस्था किससे संबंधित है, या डीजीसीए का फुल फॉर्म डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, है ना, यानी डीजीसीए का फुल फॉर्म, या डीजीसीए के अभी डायरेक्टर जनरल कौन है। एक आईएएस होगा मोस्ट सीनियर, सामने आपको दिख रहा है फैज अहमद किदवई साहब हैं। और आप थोड़ा बहुत भी मध्य प्रदेश से परिचित हैं तो मध्य प्रदेश के बहुत ही जाने माने आईएएस ऑफिसर जो है वो रह चुके हैं, जाने माने आईएएस ऑफिसर रह चुके क्या हैं, है ना, एमपी कैडर से है नहीं, एमपी के मतलब हैं तो यूपी के, वो लखनऊ से उनके जुड़ाव है, लेकिन कैडर उनका एमपी है। अब ये प्रश्न क्या है, तो देखिए यहाँ पर हमारे काम का क्या है, डीजीसीए एड्स 10 न्यू एरोमेडिकल, ठीक है, एवोल्यूशन जस्ट सेंटर्स टू एनेक्ट पायलट मेडिकल एग्जामिनर डेस डेस डेस, इन्होंने शुरू करा अक्टूबर में, प्रेशराइज किया एयरलाइंस को कि वो टाइम बढ़ाएं, और बहुत सारी चीजें जो एग्जाम, देखो मैं वो कभी भी चर्चा नहीं करता कि जो एग्जाम में नहीं आएगा, ये सब किया इंडिगो ने। इंडिगो को लगा कि हम इसमें हमारा नुकसान भी है, तो उन्होंने एक पूरा अप्रोच बेस्ड काम करते हुए ये स्ट्राइक प्लान करी है, जो भी रहा, अब हम कुछ नहीं कह सकते कि वो उसमें इंडिगो उत्तरदायी है या जो भी है यहाँ पर। बट कहीं ना कहीं हमको ये समझ पड़ रहा है कि इसमें जो मेन एजेंसी है वो डीजीसीए है, डीजीसीए को टाइम टू टाइम इसको रेगुलेट करना था। एक एक पल से अगर वो रेगुलेट रहती तो शायद इतनी पैनिक सिचुएशन क्रिएट नहीं होती। हमारे लिए तो एग्जाम में है कि डीजीसीए क्या है, डीजीसीए का हेडक्वार्टर क्या है, डीजीसीए किस में आती है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, क्योंकि वो डीजीसीए ही लिख देगा, पूरा नहीं लिखेगा कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। और अभी डीजीसीए के अंदर जो है वो डायरेक्टर जनरल के पद पर कौन है, ऐसे क्वेश्चंस वो आपसे पूछ सकती है। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, वर्ष 2026 को मध्य प्रदेश में किस रूप से मनाए जाने का निर्णय लिया है, इसका आंसर है एग्रीकल्चर ही। अब समझिए, देखिए 2025 पहले तो देख लीजिए, वर्ष 2026 को समृद्ध किसान समृद्ध प्रदेश की थीम पर कृषि वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव। 2025 में हमने, ठीक है, उद्योग एवं रोजगार वर्ष बनाया, याद करो। वर्ष की शुरुआत के साथ ही जगह कहा आ जाए, हमने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करा दिया भोपाल में, रीजनल इन्वेस्टर समिट्स करा दिए सात सात जगह के ऊपर, हमने इंटरेक्टिव सेशंस किए भारत के जाने माने शहरों में प्लस अब्रॉड में, भारत के बाहर भी दुनिया में 5 देशों में हमने इस तरह के सेशंस लिए। इससे सिद्ध है कि 2025 का जो उद्देश्य था कि उद्योग और रोजगार को बढ़ाने के लिए, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए कुछ किया जाए। इस थीम ने मैसेज दे दिया कि 2026 समृद्ध किसान समृद्ध प्रदेश की थीम्स के साथ कृषि वर्ष के रूप में, यानी आप 2026 में ज्यादातर सरकार का फोकस एग्रीकल्चर सेक्टर की स्कीम, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए अन्य जो अगर कहा जाए 2 तरह के एलाइड सेक्टर जितने भी हैं, उन पर हम क्या करें, उस पे ही काम ज्यादा होगा 2026 में, आप देखिएगा। और जहां तक कि आप आज की रिकॉर्डिंग सेव कर लीजिए, जो ये बजट आएगा ना अभी 2026 का, उसको आप रीड करिएगा, आपको झलक दिखेगी इस जगह कहा जाए थीम की, उस बजट के अंदर झलक दिखेगी।
फिर जो अगर कहा जाए DCCI एक्सीलेंस अवार्ड 2025, एक्सीलेंस इन कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी श्रेणी के तहत मध्य प्रदेश की किस संस्था को पुरस्कृत किया गया? संत शिरोमणि ग्लोबल स्किल पार्क, नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट, मध्य प्रदेश साइबर पुलिस जो अगर कहा जाए भोपाल, और MPCERT जो साइबर सिक्योरिटी से संबंधित मुद्दे देखती है। तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश साइबर पुलिस भोपाल। वन लाइन का है, ज्यादा अंदर जाने की जरूरत है नहीं। स्क्रीन पे दिख रहा है आपको कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने DCCI एक्सीलेंस अवार्ड 2025 एक्सीलेंस इन कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी श्रेणी के में सम्मानित होने पर मध्य प्रदेश पुलिस स्टेट साइबर पुलिस को शुभकामनाएं और बधाई दी। और मतलब कहीं ना कहीं हम ठीक काम कर रहे हैं, वो जैसे इसमें बताया जा रहा है, जो भी है वो अपनी जगह है। इस तरह से वन लाइन का है। अगला क्वेश्चन आप अपने आप से प्रश्न कीजिएगा। आपने स्टोरी तो बहुत देखी, ठीक है, रील्स भी बहुत देखी, अप्रोच पर कितने गए? आप में से कितनों ने उस बात को याद रखा कि व्लादिमीर पुतिन किस साल भारत की यात्रा पर पहली बार, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जो स्टेटमेंट दिया था, संयुक्त स्टेटमेंट था, रूसी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, उसमें उन्होंने ये वर्ड यूज किया था। उस स्टेटमेंट से ही मैंने ये पूरा क्वेश्चन बनाया कि भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की 2025 में 25वीं बैठक है। ये पहला हो गया यहाँ पर। दूसरा, जो अगर कहा जाए कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2000 में पहली बार राजकीय यात्रा पर भारत आए थे, ये भी ठीक है। 25वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन, ये गलत है। पहला सही है, पहला याद रखना। हमारी 2025 में 25 साल की, क्योंकि वो 2000 में आए थे तो 25 साल हो गए। 25वां भारत रूस शिखर सम्मेलन 4-5 दिसंबर 2025 को आयोजित किया गया, गलत है। ये 23वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन था। बैठक अलग है, शिखर सम्मेलन अलग है। और भारत और रूस के बीच 2030 तक $100 बिलियन का व्यापार लक्ष्य रखा गया। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है 23वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन। स्क्रीन पे दिख रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर रूसी संघ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 23वें भारत रूस वार्षिक सम्मेलन, दो सम्मेलन 4 और 5 दिसंबर, ये मुझे लगता है कि 2-3 महीने के बाद आप ये दिसंबर जरूर याद रखिएगा, 4-5 तारीख मत याद रखिएगा, क्लैश करेगा। कब आए थे? अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, ऐसे क्लैश करेगा। तो क्लैश नवंबर दिसंबर में ही होगा, क्योंकि 4-5 दिसंबर है तो नवंबर लास्ट और दिसंबर में क्लैश हो जाएगी कहानी दोनों देशों के बीच। नीचे जो हमने क्वेश्चन जो बनाया, नीचे लिखा है कि यह भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की 25वीं वर्षगांठ है, जिसे वर्ष 2000 में राष्ट्रपति श्री व्लादिमीर पुतिन के भारत की पहली राजकीय यात्रा के दौरान स्थापित किया गया। दोनों नेताओं ने इस दीर्घकालीन समय की कसौटी पर सिद्ध संबंधों के डस डस, बाकी हमारे कोई काम के नहीं। हम एक दूसरे के साथ जो है वो $100 बिलियन के व्यापार के लक्ष्य को पूरा करेंगे। डील साइन नहीं हुई है ना, यानी 2030 तक हम करेंगे ये चीज। बाकी हमारे कोई और जो है वो अगर कहा जाए इसमें काम का नहीं है। अगला है दोहा कतर में आयोजित ISS, जो अगर कहा जाए ISSF विश्व कप फाइनल 2025 में मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? वन लाइन का है। अभी जो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है जनवरी में, ऐसे क्वेश्चन खूब आएंगे उसमें, ध्यान रखना। तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह जो है वो ये क्वेश्चन वहां पर बन सकता है, बाकी जगह हाँ, बाकी सब भी मध्य प्रदेश के निशानेबाज हैं। ध्यान रखना, रोविना फ्रांसिस, चिंकी यादव, वर्षा वर्मन, इससे आप समझिए ना, आपको हम जो पेपर बनाते हैं यहाँ भी और हमारी टेस्ट सीरीज में भी, हम उसमें इस बात का ध्यान बहुत रखते हैं कि क्वेश्चन के अंदर कम से कम आप उस अप्रोच तक चले जाओ, एग्जाम में एग्जैक्ट ना आए तो आपको समझ पड़े कि हाँ यार, वो 4 ऑप्शन भी उन्होंने दिए तो निशानेबाजी से ही जुड़े हुए, कि रुबीना फ्रांसिस, चिंकी यादव, वर्षा वर्मन, ये उसी से जुड़े हुए। फिर है एच सॉरी FIH जूनियर पुरुष विश्व कप 2025 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? अच्छा क्वेश्चन, साल भर तक आ सकता है। इस विश्व कप का आयोजन भारत में किया गया, बिल्कुल सही। इस विश्व कप का आयोजन 28 नवंबर से 10 दिसंबर तक चेन्नई और मदुरई मदुरई में किया गया, बिल्कुल सही। जर्मनी विजेता है, बिल्कुल सही। भारत ने स्पेन को हराकर विश्व कप में कांस्य पदक जीता, बिल्कुल गलत। स्पेन जर्मनी से हारा है, रनर अप है। भारत ने अर्जेंटीना को हराया है, ठीक है। सॉरी सॉरी बेटा। तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, अगर हम ध्यान से देखें, कि युवा कार्य एवं खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने
पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप 2025 में कांस्य पदक जीतने वाली जूनियर हॉकी टीम को बधाई दी। सोशल मीडिया और बाकी जो लिखा हुआ उससे तो हम पढ़ ही सकते हैं, अर्जेंटीना को हराकर हमने ये पदक जीता। कितने उससे हराया, क्या हराया, ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, लेकिन इस नजरिए से आ सकते। दूसरा, मैं एक बार तो और बता दूं कि जो लोग ये देख रहे हैं वीडियो, इसके जस्ट बाद का पार्ट कल आ जाएगा। तो हमारा जो गैप चल रहा है वो खत्म हो जाएगा, तो कल का वीडियो प्लीज जरूर देख लीजिएगा, है ना। तो आपका ये पूरा मतलब 28 से 11 दिसंबर तक की कहानी एक साथ आ जाएगी। हाल ही में बाबा साहब पांडुरंगा, ठीक है, का निधन हुआ। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? मजदूर आंदोलन में एक बहुत बड़ा नाम थे वो। आपको दिख रहा है बाबा, ठीक है, अगर कहा जाए। यहाँ पूरी एक स्टोरी है। और लेबर मूवमेंट्स में हमाल सभा, हमाल आंदोलन जो अगर कहा जाए को पे उनकी बड़ी भूमिका रही। उस नजरिए से जो अगर कहा जाए क्वेश्चन आ सकता है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मुझे लगता है आएगा। आप ऐसे अधिकारी बनिए, ऐसे आईएएस बनिए, ठीक है, कि कम से कम आपको ग्लोबल सिनेरियो में एक अलग पहचान मिले। तो चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025 में किसे सम्मानित किया गया? तो सुप्रिया साहू, एक जानी मानी जगह कहा जाए, अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे काफी स्टोरीज आपको इसी अवार्ड की मिलेंगी। और जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड अगर कहा जाए क्लाइमेट चेंज की जो मिनिस्ट्री है, उसमें आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। काफी सारे स्टोरीज है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ जीतकर दुनिया में फहराया भारत का नाम परचम, जानिए कौन है। तो नव भारत टाइम्स का, एबीपी न्यूज का, जागरण का, इन सब में से कोई भी आर्टिकल अगर हम उठा लें, सुप्रिया साहू को मिला सम्मान। भारत की तमिलनाडु के लिए उम्मीद और गर्व का पल। जंगलों को सुरक्षित किया, प्रकृति को बचाया, लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक कराया। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, कि आईएएस सुप्रिया साहू ने पूरे विश्व में भारत का परचम फहरा दिया। भारत के लिए गर्व की बात है। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ऐसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी, 1972 में आपको याद होगा ना कि स्टॉकहोम क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसी में यूएनईपी का गठन हुआ था, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का, है ना। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया ये। एक सेकंड में इसको यहाँ पर अगर कहा जाए, सबसे बड़ा पर्यावरण सम्मान है। और फिर बाकी तो जो मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। ये भी एक अच्छा हेल्दी क्वेश्चन जो है वो हमारे लिए हो सकता है। अगला है, भारतीय मूल के नील मोहन को टाइम मैगजीन ने सीईओ ऑफ द ईयर चुना है। उनका संबंध निम्नलिखित में से किस एक से है? ठीक है, तो यूट्यूब, वन लाइन का है। यानी ये वाला तो वन लाइन का हो गया, तो इसमें अंदर जाने की जरूरत नहीं। अगला, इस वीक से मैंने ये भी सोचा है कि कम से कम जो इम्पोर्टेंट डे हैं उनको भी ले लें। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर, एंटी करप्शन डे जो अगर कहा जाए कि 9 दिसंबर, मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर, और अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस 11 दिसंबर। ये गलत है, ठीक है, डी गलत है। तीनों सही है। अब इनमें तीनों में से हमारे लिए ये दो काम के हैं। पहला, कि जो ह्यूमन राइट डे है उसका थीम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन राइट आपके सिलेबस में होता है। तो ह्यूमन राइट आवर एवरीडे एसेंशियल, ये ह्यूमन राइट डे का, यानी अगर कहा जाए मानव अधिकार दिवस की थीम, ह्यूमन राइट आवर एवरीडे एसेंशियल। ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको। ये एक मतलब आपको आ सकता है। इसके अलावा कुछ और डे हैं, जैसे चीता डे आपको दिख रहा होगा 4 दिसंबर को, मैंने कुछ लगा दिए। वर्ल्ड एड्स डे, आपको सबको मालूम है कि हम जो है अगर कहा जाए 1 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। थीम भी आपको दिख रहा होगा। तो थीम तो मुझे नहीं लगता है कि आपको पूछेगा, बट आपको पता होना चाहिए कि हाँ, ये डे जो है वो कब सेलिब्रेट होते हैं। अगला है, हाल ही में किस देश ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया? ऑस्ट्रेलिया, वन लाइन का है। ठीक है, वन लाइन का है, अंदर ज्यादा जाने की जरूरत है नहीं यहाँ पर। और आखिरी क्वेश्चन आज का, ठीक है, फिर जो बचे हुए क्वेश्चन है वो नेक्स्ट जो पार्ट कल अपलोड होगा उसमें हम रखेंगे। टाइम मैगजीन, एक सेकेंड, टाइम मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर, आर्किटेक्ट ऑफ एआई में शामिल नेताओं में किसे शामिल नहीं किया गया? मार्क जुकरबर्ग हैं, सुंदर पिचई नहीं है, एलन मस्क हैं, जोसेन हुआंग हैं। अब आपका खुद का भी होमवर्क है। पहले तो ध्यान से देखिए, मैंने एक दैनिक भास्कर का यहाँ पर प्रेस रिलीज लगाया। अगर आप इस प्रेस रिलीज को देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ लोग बैठे हुए दिख रहे हैं। इनकी संख्या अगर आप गिनेंगे तो ये टोटल 8 है। 1 2 3 4 ये बैठे हैं, और 4 ये 8 वो लोग हैं
जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को खड़ा करने में बड़ी भूमिका निभाई। इसमें आपको दिख रहा होगा कि नाम में जैसे आपको दिख रहा है, जेनसन हुआंग है, मार्क जुकरबर्ग है, एलन मस्क है, फेई फेई ली है, सैम अल्टमैन है, ठीक है। इनमें अब आपका होमवर्क ये होता है कि ये जो आई मतलब देखो, उनने नाम के ऊपर नहीं दिया है। पर्सन ऑफ द ईयर ये आर्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा। पर्सन ऑफ द ईयर तो क्या है, वो एआई के आर्किटेक्चर यानी आर्किटेक्ट ऑफ एआई वही है। बट अगर कहा जाए कि जिस जो फोटो में जिन लोगों को लिया गया है उनके नाम आपको पता होना चाहिए और उनके फील्ड पता होना चाहिए। जैसे अगर कहा जाए कि सेम ऑल्टमैन लिखा हुआ है यहाँ पर, तो आपको आप खुद भी इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इनको ढूंढ के इनके नाम लिख लीजिए कि आपको पता चल जाए कि यार इनका फील्ड क्या है। जैसे सैम अल्टमैन वो व्यक्ति है जिसने ओपन एआई कंपनी को खड़ा करने में जी जान लगा दी। और ओपन एआई का चैट जीपीटी दुनिया भर में छाया हुआ है, मतलब कोई ऐसा भी नहीं होगा कि चैट जीपीटी को ना समझता होगा। और फिर वो जो चैट जीपीटी के बाद, ठीक है, जितनी भी कंपनियां चाहे वो मेटा हो या अन्य, उनने सब ने अपने जो है अगर कहा जाए कि मॉडल यानी LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉडल खड़े करने शुरू किए चैट जीपीटी के बाद। उनको लगा कि यार ये आ गए तो हमको भी आना पड़ेगा। तो गूगल ने भी अपना लिया है, मेटा ने भी लिया है, एक्स ने भी लिया है, सब ने अपने अपने जगह कहा जाए इस तरह के प्लेटफॉर्म लिया है। उस पूरी कहानी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो है सैम ऑल्टमैन। तो आपको अगर ये जो नाम दिख रहे हैं जैसे फेई फेई ली, आपको पता होना चाहिए कि उनका संबंध क्या है, किससे है। इनको आप जो है पढ़िए, तो इससे कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन जो है वो अच्छा आपको जो है वो एग्जाम में आ ही जाएगा यहाँ पर। बाकी जो अगले क्वेश्चंस हैं नीचे जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये सब क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीक के करंट अफेयर्स में अच्छे से जो है वो डिस्कशन करेंगे, हैं यहाँ पर विस्तार से करेंगे चर्चा, आराम से। और उसमें स्टैटिक पोर्शन से इसको जो है वो लिंक करते हुए आपको पढ़ाएंगे पूरे के पूरे। तो ये हुआ पार्ट 1 कंप्लीट। अगर आप में से कोई एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा है तो सुबह अर्ली मॉर्निंग, अब मेरा बैच शुरू हुआ है नया, कल से शुरू हो रहा है, फाउंडेशन बैच है। अभी 2026 को टारगेट करके 5:30 to 7:30, अगर आप अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पढ़ सकते हैं तो बहुत हेल्दी, अगर कहा जाए, बैच है। आप फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ऐप के ऊपर से कोर्स परचेज कर सकते हैं, 5,000 का कोर्स है, उसी के अंदर टेस्ट सीरीज और बाकी सब चीज़ें इंक्लूड है। पढ़ाता मैं ही हूँ, उसमें पढ़ाऊंगा मैं ही आपको। दोनों है, हाइब्रिड मोड है, मतलब रिकॉर्डेड प्लस लाइव दोनों के साथ चलेंगे हम लोग। और टेस्ट सीरीज ले रहे तो ऐप पे जाइए, और जैसे ये करंट के टेस्ट है वैसे ही टेस्ट सीरीज के अंदर अप्रोच बेस्ड टेस्ट आपको देखने को जो है मिलेंगे। बने रहिए। कल शाम को सेम जगह कहा जाए टाइम पर आपको एक और वीडियो अपलोड होगा, जिससे हमारा गैप खत्म हो जाएगा। 11 तारीख तक का करंट अफेयर्स हमारा तैयार हो जाएगा। फिर 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, यानी हम 12 से 18 का जो अगर कहा जाए करंट अफेयर्स नेक्स्ट वीक का 19 या 19 को तो नहीं होगा, 20 तारीख को हम अपलोड करेंगे, है ना। मतलब फिर वो पैटर्न जो अगर कहा जाए आपका, उस पैटर्न पे जो है वो चलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जिस दिन तक का करंट लेंगे उसके एक दिन छोड़ के ही करंट अब अपलोड होगा यहाँ। तो चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। खूब उन्नति कीजिए, आगे बढ़िए, सफलता प्राप्त कीजिए। भगवान करे कि आप आगे बढ़े, अच्छा कुछ आपके जीवन में बेहतर हो जाए। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संकोच मत कीजिए। कई बार लगता है कि हम क्यों सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने से शायद आपको कुछ अच्छा मिल जाए, शायद ये लेक्चर आपको कुछ अच्छा दे जाए, है ना। वो भी हमारे लिए काफ़ी जो है वो हेल्पफुल हो सकती है चीज़ें। थैंक यू।